नमस्कार दोस्तों, कभी सोचकर देखा है कि इंग्लिश इतनी पॉपुलर भाषा क्यों है? क्यों आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए? और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, दुनिया के ज्यादातर देशों में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको अपनी मदर टंग के अलावा इंग्लिश तो बोलनी आनी ही चाहिए कम से कम। क्या ऐसी खास बात है इंग्लिश के बारे में? ये दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर भाषा बन गई। क्यों ये दुनिया की सबसे ग्लोबल लैंग्वेज है? और वैसे इंग्लिश से पहले कौन सी सबसे ताकतवर भाषा हुआ करती थी दुनिया में? आज के इस एजुकेशनल वीडियो में आइए जानने की कोशिश करते हैं। Like most languages, English has evolved through generations of speakers. Beh, non è sicuramente una lingua. Sara están en Barcelona cenando ceviche con cerveza. Ja, wie kommt das, dass wir Deutschen da so schlecht drin sind? Em vez de ficar para a festa da Mercê, vim para Madrid. Budapest, Hungria, mi esta stella, que è la lingua che mi parla. The English language is a big, beautiful mess. Few languages are as diverse and unexpected in their history. Let's begin. इतिहास में जाएं तो इसका जवाब शुरू होता है ब्रिटिश एम्पायर से, दुनिया का लार्जेस्ट एम्पायर। For 200 years, Britain was the most powerful nation in the world. From Canada to India, from Australia to Nigeria, from the Caribbean to South Africa, the British Empire once ruled over a third of the people on Earth. 1922 वो ईयर था जब ये एम्पायर अपनी पीक पर था, यानी सबसे ज्यादा कब्जा कर रखा था इसने दुनिया पर। इस मैप को देखो, पूरी धरती पर जितनी भी जमीन थी उसका 25% एरिया ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में था इस समय में। आप एक कॉर्नर से शुरू करोगे इसे देखना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, अफ्रीका में ढेर सारी कंट्रीज, फिर यूके आता है और फिर कनाडा तक, ये सब ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। एक कहावत होती थी, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, और आप देख सकते हैं ये चीज सच क्यों थी। जब तक ऑस्ट्रेलिया में सनसेट होता था, इंडिया में ऑलरेडी सुबह हो चुकी होती थी, और जब तक इंडिया में सनसेट होता था, कनाडा में ऑलरेडी सुबह हो चुकी होती थी। तो इन टोटल 450 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन थी इस ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। इतने देशों पर कॉलोनाइज कर रखा था ब्रिटिश एम्पायर ने, और जो कॉलोनी में रहने वाले लोग थे, अगर उन्हें अपना अच्छा करियर बनाना था, अच्छी नौकरी चाहिए थी, तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी जरूरी थी। इसलिए इन सारे कॉलोनाइज देशों में इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ द एलीट माना जाता था। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छी नौकरी करते हो, तो आपको इंग्लिश तो आती ही होगी। लेकिन तब क्या हुआ जब ब्रिटिश एम्पायर की पकड़ टूटने लगी? 1950s तक आते आते ज्यादातर कॉलोनीज को अपनी आजादी मिल चुकी थी, या फिर एक भारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश को ये देश छोड़कर जाने पड़े और देशों को आजादी देनी पड़ी। इनमें से एक देश इंडिया भी था। आजादी मिलने के बाद भी ज्यादातर इन कॉलोनीज में इंग्लिश एक ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज के तौर पर बनी रही। ऐसा क्यों हुआ? अलग अलग कंट्रीज में इसके अलग अलग रीजंस थे। अपने इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस चीज पर काफी चर्चा करी थी कि क्या इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इंडिया में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या फिर सिर्फ हिंदी को ही यूज किया जाना चाहिए और हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए। काफी लोग इसके फेवर में थे कि हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनना चाहिए देश की, जो हिंदी और उर्दू की मिक्स लैंग्वेज है। लेकिन कई लोगों का मानना था कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू रखना चाहिए। इनमें से एक इंसान थे डॉक्टर BR अंबेडकर, जिनका मानना था कि दलित कम्युनिटी को सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यहां पर बेस्ट ऑप्शन रहेगी। इनफैक्ट ये कहते थे कि एक्चुअली में सारी कम्युनिटीज को अगर देखा जाए इंडिया में, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो सारी कम्युनिटीज से इक्वी डिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक कम्युनिटी को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ब्राह्मण्स ज्यादा एडवांटेज पे रहेंगे अगर संस्कृताइज्ड हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए तो। इनके अलावा कई साउथ इंडिया के लीडर्स भी काफी कंसर्न थे इस चीज को लेकर, जिनका मानना था कि हिंदी एक नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज है, और अगर ये नेशनल लैंग्वेज बन गई तो साउथ इंडिया अंडर रिप्रेजेंटेड फील करेगा। इसलिए यह फैसला लिया गया कि इंडिया में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन एट द सेम टाइम अगले 15 सालों में इंग्लिश को फेज आउट करने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि आजादी के वक्त इंग्लिश को एक लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनाइजर करके भी देखा जाता था कि ब्रिटिश ये भाषा बोलते थे, हम इसे प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो 1965 तक ये कहा गया था कि इंग्लिश को कंप्लीटली फेज आउट कर दिया जाएगा। हालांकि पार्लियामेंट को ऑप्शन दिया गया था कि पार्लियामेंट कंटिन्यू रख सकता है इंग्लिश को यूज करना। 1967 में एक अंग्रेजी हटाओ मूवमेंट भी लॉन्च करी गई थी एक सोशलिस्ट लीडर के द्वारा कि इंग्लिश को कंप्लीटली फेज आउट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी इस मूवमेंट को साउथ इंडियन लीडर्स से।
और ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी सही थी। वो कह रहे थे कि हिंदी को ही क्यों चुना जाए, तमिल को क्यों नहीं चुन लेते। और यही रीजन की वजह से आज के दिन तक इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब अमेरिका की भी कहानी काफी मिलती जुलती सी ही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर कई कंट्रीज ने कॉलोनाइज किया था, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड्स, लेकिन एक मेजर हिस्सा ब्रिटेन के पास था। तो जब यूएसए को आजादी मिली ब्रिटिशर्स से, इन्होंने रियलाइज किया कि एक नेशनल आइडेंटिटी होनी बहुत जरूरी है और यहां पर लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्होंने डिसाइड किया कि ये लैंग्वेज होगी इंग्लिश, जो हमारी अलग अलग स्टेट्स को यूनाइट करके रखेगी। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यूएसए में उस समय में कई लैंग्वेजेस बोली जाती थी, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन, लेकिन इंग्लिश को यहां पर प्रायोरिटी दी गई। इस हद तक प्रायोरिटी दी गई कि 20वीं सदी के शुरू में कई स्टेट्स ने बैन कर दिया बाकी फॉरेन लैंग्वेजेस में स्कूल्स में पढ़ाना। यह सिर्फ 1923 में ही था कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने इस प्राइवेट लैंग्वेज एजुकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस को स्ट्राइक डाउन किया। अच्छा, अभी तक आपको जो भी मैंने कहानी बताई उससे यह तो एक्सप्लेन हो जाता है कि जिन कंट्रीज को ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था वहां पर इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन दुनिया में बाकी कंट्रीज का क्या? बाकी कंट्रीज को तो किसी ने मजबूर नहीं किया कि वो इंग्लिश बोले, फिर भी इंग्लिश बाकी दुनिया में कैसे स्प्रेड करे? इसका जवाब छुपा है दोस्तों पिछले 50-70 सालों में। वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई थी उसमें एलाइज कंट्रीज ने एक्सिस कंट्रीज को हराया। एलाइज यानी ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसी कंट्रीज ने जर्मनी, जापान और इटली जैसी कंट्रीज को हराया। तो पहला तो पॉइंट यही है कि जो कंट्रीज ऐसी बड़ी वॉर को जीतती हैं उनका कल्चर डोमिनेट करता है दुनिया पर। तो ब्रिटेन और यूएसए में इंग्लिश बोली जाती थी, उन्होंने डोमिनेट किया दुनिया पर। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि यूएसए दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री कैसे बना। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएसए वन ऑफ द ओनली कंट्रीज थी जिसने ज्यादा नुकसान नहीं सहा था। बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज को एक भारी नुकसान सहना पड़ा था, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्रैश कर गई थी। लेकिन अमेरिका में एक बड़ी इकोनॉमिक बूम देखने को मिली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। 1950s के बाद अमेरिका एक सुपर पावर की तरह उभर कर आया अलॉन्ग विद सोवियत यूनियन। कैपिटलिज्म की मदद से अमेरिकन बिजनेसेस दुनिया भर में फैलने लगे। दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स इंग्लिश में पढ़ाने लगे। इंग्लिश एक भाषा बन गई ट्रेड और बिजनेस के लिए। जो म्यूजिकल बैंड्स थे अमेरिका से, वो इंग्लिश में अपने काम को रिलीज करने लगे और दुनिया भर में पॉपुलर होने लगे। साथ ही साथ सेम चीज देखने को मिली फिल्म मेकर्स के साथ भी। हॉलीवुड फिल्में और अमेरिकन टेलीविजन सीरीज एक ग्लोबल सेंसेशन बन गए। अमेरिका के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी थी इन सारे एस्पेक्ट्स में, जिसकी वजह से अमेरिकन कल्चर दुनिया भर में फैला। वर्ल्ड वॉर 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बताया जाता है इसके पीछे, क्योंकि कई लोगों का मानना है अगर जर्मनी और एक्सिस पावर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 जीती होती तो शायद आज के दिन जर्मन भाषा ज्यादा डोमिनेंट होती दुनिया पर। शायद आज के दिन दुनिया भर में जो ट्रेड और बिजनेसेस हो रहे होते वो जर्मन भाषा में हो रहे होते, क्योंकि ज्यादातर यूरोप में जर्मन भाषा जबरदस्ती इंपोज करी जाती यूरोपियन कंट्रीज पर अगर एडोल्फ हिटलर की जीत हुई होती तो। लेकिन ये सिर्फ एक थियोरेटिकल चीज है, एक्चुअली में बताना बहुत मुश्किल है क्या होता। लेकिन आज के दिन की असलियत यही है कि अमेरिका और ब्रिटेन की जीत के बाद इंग्लिश एक ज्यादा ताकतवर भाषा निकली। एक लास्ट और फाइनल रीजन 1980s 90s के बाद भी क्यों इंग्लिश डोमिनेट करती रही और बाकी सारी भाषाओं को पीछे छोड़ गई, इसके पीछे रीजन ये है कि इंटरनेट का इन्वेंशन अमेरिका में हुआ। इंटरनेट से रिलेटेड जो कंपनीज उभर कर आई वो अमेरिका में उभर कर आई। इसकी बात मैंने इंटरनेट वाले वीडियो में भी करी थी, जिसमें बताया था कि इंटरनेट कैसे इन्वेंट हुआ था, किन लोगों ने इन्वेंट किया था। लेकिन आप चाहे गूगल ले लो, फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, एप्पल ले लो, ये सारी टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज जो इंटरनेट के सहारे उभर कर आई हैं ये अमेरिका में ही आई हैं। और इसकी वजह से आज के दिन 63% सारी वेबसाइट्स जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती हैं उनका जो कंटेंट होता है वो इंग्लिश भाषा में होता है। और ऑब्वियसली इसके साथ साथ जो कंप्यूटर्स का इन्वेंशन किया गया था, जो कीबोर्ड्स का इन्वेंशन किया गया था, कीबोर्ड्स और टाइपराइटर को भी पहले एक अमेरिकन ने ही इन्वेंट किया था, तो ऑब्वियसली वो अपनी भाषा में ही करेगा, इंग्लिश में ही करेगा। इसलिए जो शुरुआत में कंप्यूटर्स बने उन पर इंग्लिश में ही कीबोर्ड्स आए और तभी ये सारी वेबसाइट्स फिर इंग्लिश में बनी। ये स्मार्टफोन्स आने के बाद ही था कि बाकी भाषाओं में वेबसाइट्स और कॉमन होने लगी और स्मार्टफोन्स के टच स्क्रीन के द्वारा और लैंग्वेजेस में कीबोर्ड्स आने लगे। स्मार्टफोन्स के आने से पहले बाकी अलग अलग भाषाओं के कीबोर्ड्स काफी रेयर होते थे। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से दोस्तों आज 2021 में इंग्लिश दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ग्लोबल भाषा बन चुकी है। लेकिन क्या इंग्लिश दुनिया की सबसे पहली ग्लोबल भाषा है? मैंने आपको जो भी सारी कहानियां बताई ये ब्रिटिश एम्पायर के बाद शुरू होती। उससे पहले क्या होता था? क्या इंग्लिश से पहले भी कोई ग्लोबल भाषा रह चुकी है दुनिया में? इसका जवाब है हाँ दोस्तों। 2 इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस थी जो पुराने जमाने में काफी डोमिनेंट रही थी अपने टाइम के लिए, और ये 2 भाषाएं थी ग्रीक और लैटिन। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक लिंग्विस्टिक प्रोफेसर का कहना है कि लैटिन एक्चुअली में दुनिया की पहली रिकॉर्डेड ग्लोबल भाषा है
और ये इंग्लिश से ज्यादा समय के लिए ग्लोबल भाषा रह चुकी है। 1300 साल के लिए ये दुनिया की डोमिनेंट लैंग्वेज रही थी। रोमन एम्पायर के समय की बात है ये। ज्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन शहरों में लैटिन एक मेन लैंग्वेज थी, लेकिन रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद लैटिन भाषा एक्चुअली टुकड़ों में बंट गई। अलग अलग रीजन्स में इसकी अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होने लगी, जिसकी मदद से आज के दिन की कई भाषाएं निकली हैं। अब हैरान हो जाओगे जानकर कि स्पेनिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच और इटालियन, ये 4 काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बोले जाने वाली भाषाएं ये सारी लैटिन से ही निकल कर आई हैं। दूसरी तरफ अगर एशिया की बात करें तो एशिया में अरेबिक, चाइनीज और पर्शियन यानी फारसी डोमिनेटिंग लैंग्वेजेस रही थी। 15th सेंचुरी के अराउंड की बात कर रहा हूं। आप जानते ही होंगे मुगल एम्पायर्स जैसे कि अकबर फारसी में बात करा करते थे। और क्या आप जानते हैं कि लेट 1800s के अराउंड कुछ लोगों ने सोचा कि आज के दिन जितनी भी भाषाएं दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट भाषाएं हैं। तो एक ऐसी भाषा हम बनाते हैं जिसकी मदद से दुनिया में सारे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएं, जो किसी एक देश की भाषा ना हो, जो किसी एक रीजन की भाषा ना हो, बल्कि दुनिया की एक ग्लोबल भाषा हो। ऐसे जन्म हुआ दोस्तों एस्पेरांटो भाषा का। एक ऐसी भाषा है जो बनाई गई थी एक पोलिश इंसान के द्वारा 1887 में। और ऑब्वियसली आप गेस कर ही सकते हो कि यह भाषा इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। आज के दिन फिर भी एस्टिमेट किया जाता है कि करीब 1 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में लोग इस एस्पेरांटो की भाषा को बोलते हैं। एक चीज जरूर है कि यह भाषा सीखनी बहुत आसान है। जिसने भाषा बनाई थी उसका दावा है कि इसी ग्रामर को सीखने में सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा। अगर आपको कोई भी यूरोपियन भाषा आती है तो स्पेनिश, पोर्चुगीज, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, इनमें से अगर कोई भी भाषा आपको आती है तो यह भाषा आप बड़ी आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि ये इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से बनाई गई एक लैंग्वेज है। और बनाते वक्त इसने ये इंश्योर किया है कि इसकी ग्रामर जितनी सिंपल हो सके उतनी सिंपल बनाई गई है। जो चीजें जैसी लिखी जाती हैं वैसी ही प्रोनाउंस करी जाती हैं, और प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का इस्तेमाल करके नए वर्ड्स बनाने बहुत आसान है। तो जो वोकैबुलरी है इसमें वो इतनी बड़ी नहीं है। आप बड़ी आसानी से नए शब्द सीख सकते हो इस भाषा के। तो इसमें 28 अल्फाबेट्स हैं, और अगर आप इसे इंग्लिश से कंपेयर करोगे तो इसमें Q, W, X, Y जैसे अल्फाबेट्स हैं ही नहीं। उन्हें लगा कि ये थोड़े यूजलेस से अल्फाबेट्स हैं जिनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इन्हें हटा दिया और इनकी जगह कुछ और ऑल्टरनेटिव अल्फाबेट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, जो ऐसी साउंड्स जो इंग्लिश में नॉर्मली सिग्निफाई नहीं करी जाती किसी एक स्पेशल अल्फाबेट के साथ। उम्मीद करता हूं वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ऐसे ही और टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।